अपने चैनल डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से आज हम सुपौल ज़िले में हैं। सुपौल जिले के जेपी सेनानी और श्री कद्दावर नेता, पूर्व संघर्षशील नेता श्री श्याम पोद्दार जी से आपका मुखातिब कराएंगे। और श्याम पोद्दार जी जो हैं युवा अवस्था में यहाँ जनता दल के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ के नगर निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज कर पार्षद भी रह चुके हैं और यहाँ के शीर्ष नेता हैं और उन्होंने कई नेताओं के साथ उनको काम करने का अवसर मिला। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी और विजेंद्र यादव जो सुपौल के नेता हैं उनको भी ये सहयोगी रहे हैं और यह जो है जिला में युवा नेता थे और इनके जुझारूपन को देखते हुए आज इनसे हम कुछ बिहार सरकार के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। इनके ज़िंदगी के बारे में भी कुछ प्रश्न करेंगे। राजनीति में ये आए हैं और आज हमारे बीच हैं श्री श्याम पोद्दार जी। सर, आपको हम चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि सर आप जो हैं युवा अवस्था में ही इस ज़िले के बागडोर को अपने पार्टी की तरफ से, उस समय में जनता दल पार्टी जो है बड़ा ही माने एक तरह से सत्ताधारी दल भी थे और बड़ा दल था और आप उस समय जो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल दोनों मिला हुआ था जो कि अभी जनता दल यूनाइटेड है। आप उनके जिला अध्यक्ष हुए थे। तो आप जो है सर अभी के समय में जिले का विकास की बात, जहाँ तक सुपौल के जिले के विकास की बात है, तो रोड में विकास हुआ है, यह पूरा बिहार जानता है कि इनका रोड अच्छा है, विधायक जी भी अच्छे हैं विजेंद्र यादव। लेकिन आप एक बात बताएं कि नगर परिषद जो है सुपौल नगर परिषद में जल निकासी की व्यवस्था मैं दुरुस्त नहीं देख रहा हूँ। यहाँ जो है जल जमाव का समस्या बरसात के टाइम आम हो जाती है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि इसका क्या सरकार का कोई रोड मैप है या यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि की उदासीनता है? थोड़ा आप बताएं। जहाँ तक बात है, आपने कहा जल निकासी का समस्या, ऐसे तो देखा जाए तो पूरे बिहार में जल निकासी की समस्या है। बाढ़ के दिनों में चाहे पटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे अन्य शहर जहाँ भी है वहाँ बाढ़ के दिनों में पानी लगता ही लगता है। क्योंकि पहले से यहाँ टेक्निकल ढंग से पानी बहाव कैसा हो और कैसे हो, इसके लिए राजनेताओं ने ध्यान दिया या नहीं दिया। स्थिति वो गंभीर होती है बाढ़ के दिनों में जल जमाव का, और जल जमाव के कारण यही है एकमात्र कि जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। और जिस नदी से जल निकासी होनी चाहिए, जैसे सुपौल नगर परिषद है, एक गजनाधार है जिसमें जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन वो भी प्राइवेट ज़मीन बहुत लोगों का है। उस समय में जो एक्वायर सरकार नहीं कर पाई, अभी बड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन फिर भी स्थानीय ये नगर परिषद के लोगों ने यहाँ के जिला प्रशासन से कहा है कि आप अगर इसमें प्रयास करें तो निश्चित रूप से जल जमाव की समस्या से निदान पाया जा सकता है। सर, एक प्रश्न और है, सुपौल के विकास से जुड़ी हुई एक समस्या और है कि सुपौल के आम जन को, जैसे अभी का समय जो है चल रहा है कि स्टेडियम वगैरह जो हम देख रहे हैं, सुपौल में कोई एक ऐसा प्रकार कोई स्टेडियम नहीं है, मैदान नहीं है जिसमें बच्चे खेल सके। जैसे सहरसा में इंडोर स्टेडियम है और सहरसा में बहुत सारे संजय गांधी उद्यान है, जयप्रकाश उद्यान है, बहुत सारा है। जैसे पटना में कई जैविक उद्यान है, मतलब बड़े बड़े शहरों में है। पटना की तो उदाहरण दी नहीं जा सकती, लेकिन हम अगल बगल के शहरों में देखें। लेकिन सुपौल इसमें पिछड़ा है, जबकि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो है, एक प्रतिनिधि के बल पर विकास संभव नहीं है और प्रतिनिधि यहाँ कोई नज़र नहीं आता, यहाँ एक ही नेता नज़र आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ आखिर क्यों नहीं स्टेडियम आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं विकास का ये सब मापदंड पूरा हो रहा है? स्टेडियम यहाँ बना है। स्टेडियम ITI पहले कॉलेज हुआ करता था, अभी भी कॉलेज है, और उसके बगल में ही स्टेडियम का निर्माण हुआ है और उसमें जो भी व्यवस्था हो स्टेडियम के लिए वो भी किया जा रहा है। जहाँ तक खेल कूद की बात है तो स्टेडियम में प्रायः
जितने भी खेल खिलाड़ी का समय आता है, चाहे वो कबड्डी का मामला हो, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो, चाहे ये फुटबॉल का मामला हो, तो उसमें खेला जाता है। और जहाँ तक यहाँ एक प्रसिद्ध है गांधी मैदान, जिसमें जगह छोटी है लेकिन वहाँ भी आयोजन किया जा रहा है, और सरकार के तरफ से भी और प्रतिनिधि लोग भी इस ओर अग्रसर हैं कि खेल कूद का एक अच्छा मैदान बनना चाहिए, और इसके लिए स्थानीय प्रशासन तैयार है कहीं जगह उपलब्ध कराने के लिए। और जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास तो मान लीजिए आए दिनों में जितना विकास हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं। सर सर आपका जैसे कहना है विकास, तो हम भी देखे हैं कि सुपौल में कुछ विकास का कार्य अच्छा भी हुआ है। जैसे यहाँ सुधा का प्रोजेक्ट जो है यहाँ लाया गया, माननीय यहाँ स्थानीय विधायक के द्वारा, विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, और उनके द्वारा लाया गया, जिनके साथ में आप रहते भी हैं, जिनके आप अनुयायी भी हैं। लेकिन सर एक बात और इसमें देखने को मिल रहा है, और सारे उद्योगों का उद्योग पर सरकार अभी फोकस कर रही है, लेकिन आपके स्थानीय विधायक के माध्यम से, या आपको हम अपने चैनल के माध्यम से आप अनुरोध करेंगे, आप अपने प्रतिनिधि को भी कहें, या यह विकास नहीं देखने को मिल रहा है कि और भी रोजगार की कोई प्रोजेक्ट लगा है क्या सुपौल में? सुपौल में जैसे विकास की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे मंत्री श्री शाहनवाज जी हुए उद्योग मंत्री बिहार, उन्होंने एथेनॉल का प्रयास किया था कि सुपौल में एथेनॉल का उद्योग लगे। तो इसके लिए इन्होंने प्रयास किया है और उस पर सरकार काम भी कर रही है। अभी तुरंत तो विकास की बात, ये उद्योग की बात नहीं की जा सकती है, लेकिन उद्योग के लिए जो भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं अभी के समय में, माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा जो है उद्योग का, और ये अभी नए मंत्री बने हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने भी उद्योग लगाने के लिए मंथन किया है। कहाँ पर कौन उद्योग लगे, इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार प्रयासरत है। सर एक बात और यहाँ एक बात और हम कह रहे हैं, बिजली में तो सुपौल सबसे पहले आगे आई है, और सुपौल के जो है स्थानीय विधायक जो है, इनका उदाहरण कई जगह पेश किया जाता है। हम लोग सहरसा में भी रहते हैं तो वहाँ भी कहा जाता है विजेंद्र यादव का विकास देखिए। लेकिन सर मेरे मायने में, मैं अपने चैनल के माध्यम से सही मानता हूँ, लेकिन मेरे मायने में एक विजेंद्र यादव जी बहुत विकास की अच्छी बात है, लेकिन कुछ विकास में सुपौल अधूरा रहा है। जैसे आप बोले एथेनॉल फैक्ट्री, उद्योग मंत्री शाहनवाज जी नहीं रहे। शाहनवाज जी दिग्गज नेता थे, उनको बिहार के कैबिनेट में दिया गया जबकि वो केंद्रीय कैबिनेट में रहे थे। उनका एक तरह से कहा जाए तो डिमोशन प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बात और है, उनको अभी जगह नहीं मिला है। शाहनवाज हुसैन जी जो है बिहार के उद्योग मंत्री बने, लेकिन उनको समय नहीं मिला। तो क्या अभी नए उद्योग मंत्री इसके संबंध में कभी कोई बयान दिए हैं कि सुपौल में भी कोई ऐसा प्लांट, इथेनॉल प्लांट के बारे में कोई बयान दिया गया है क्या? अभी नए उद्योग मंत्री हुए हैं हमारे माननीय दिलीप जायसवाल साहब, उन्होंने बिहार के उद्योग के लिए कि बिहार में कहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया जाए, और जो प्रस्तावित उद्योग है उस पर भी उनका कार्य हो रहा है, और क्या होना चाहिए इसके लिए भी उद्योग का काम वो लगवाने का, उद्योग का फैक्ट्री कहाँ लगे, कहाँ पर कौन सा मौसम क्या है, कैसे है, और क्या उपलब्धता है, इस पर वो पहले ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद जो है सो बिहार में उद्योग शुरू करवाया जाएगा। जैसे अभी चीनी मिल जहाँ जहाँ ठप था, वहाँ चीनी मिल कम से कम, अभी मुख्यमंत्री महोदय भी बोले हैं कि नोट हो चीनी मिल लगभग मार्च के बाद या मार्च से पहले शुरू कर दिया जाए। सर आप बोले इथेनॉल फैक्ट्री, तो इथेनॉल तो शायद मक्के से निकाला जाता है, तो क्या इस क्षेत्र में मक्का की बहुतायत है क्या? मक्का भी, और मक्का से निकाला जाता हो, या वो क्या कहता है, नहीं, ये आपको क्या कहता है, लार पुआर जो है, उससे भी इथेनॉल, हाँ, जो लोग जला देते हैं,
जो लोग मिसयूज कर देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है, इसलिए उससे निकालने का बहुत बड़ी तैयारी है। बहुत बड़ी यह चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार सरकार की अगर ये इथेनॉल फैक्ट्री। लेकिन सर आपके माध्यम से हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि आप जो है इस इथेनॉल फैक्ट्री के लिए आप अपने विधायक के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, आप अपने माध्यम से आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका संपर्क जो है नीतीश जी से भी रहा है, आपका संबंध जो है मुख्यमंत्री बिहार से भी रहा है और आपका लालू जी से भी रहा है। आप पुराने नेता भी हैं और साथ ही साथ स्थानीय कई प्रतिनिधि हैं, सम्राट जी आपको जानते हैं, विजय सिन्हा जी से आपका रिलेशन है। लेकिन सर एक बात और आता है यहाँ पर कि सुपौल में भी मेरे कई रिलेटिव रह रहे हैं। सुपौल में मैं पता लगाया कि यहाँ 2-4 डॉक्टर हैं और वह डॉक्टर के पास ना ही इंस्ट्रूमेंट है और ना ही इलाज के लिए यहाँ पर जो है अगर इलाज की बात आए तो बाहर जाना पड़ता है। यहाँ समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। एक सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे इलाज संभव नहीं है। माने यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुपौल पिछड़ा हुआ जिला है मेरे नज़र में, और सुपौल को मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित जिला नहीं मान रहा हूँ। तो सुपौल में क्या सरकार की आगामी कोई योजना है, या मेडिकल कॉलेज खुलेगी या सरकार कोई मेडिकल संस्था लाएगी, ऐसा कुछ आप बताएं हमको। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, हम लोग तो सुपौल में ही रहते हैं। सुपौल में शुरू से लेकर के और अभी तक गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग बड़े बड़े अस्पताल तो बनाए हैं, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र ये सब बनाए हैं, लेकिन जिस आशा और भावना को लेकर के उन्होंने बनाने का काम किया है, सच अगर पूछिए तो यहाँ जितने भी डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोगों का सेवा भाव सरकार के लाख व्यवस्था के बावजूद भी पब्लिक के प्रति डॉक्टर का सेवा भाव कमजोर दिख रहा है, वैसे मजबूत नहीं है, जिस कारण आए दिन हंगामा भी होता है और कितने रोगी हाथ से निकल जाते हैं, जिसके कारण भारी दिक्कत होता है लोगों को। सर एक बात और है यहाँ की, जैसे हम व्यवस्था की बात बोले तो यहाँ अगर जो कभी कोई गंभीर बीमारी से कभी आकस्मिक दुर्घटना होता है तो स्थानीय प्रशासन भी सोया रहता है। स्थानीय प्रशासन का भी स्थानीय डॉक्टर्स और निजी क्लिनिक चलाने वाले, उनसे उनका संपर्क रहता है, जिस कारण से जो है निजी क्लिनिक पर बहुत कार्रवाई नहीं हो पाती है और वैधानिक रूप से भी बहुत संस्थाएं चल रही है। तो इस पर लगाम लगाने की भी ज़रूरत है। दूसरा एक बात और है कि यहाँ पर क्या आप समझते हैं कि यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज या ऐसा होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में? सबसे पहले कि यहाँ पर ये वो क्या कहते हैं, मेडिकल विभाग के बहुत बड़े कॉलेज हमारे पथरा के पास में, पथरा से थोड़ा आगे टियाही के पास में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है और वो कॉलेज भी बनेगा और बहुत काम भी हो गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मधेपुरा में जो बना है मेडिकल कॉलेज हाँ, उसी टाइप से यहाँ सुपौल में भी बनने के लिए जा रहा है। महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर में तो ये प्रयास हो रहा है। साथ ही जो भी जनप्रतिनिधि हैं अब इस ओर भी अपना झुकाव किए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1-2 दिन पहले ही बयान दिए हैं कि निश्चय 3 कार्यक्रम में निश्चय 3 में हम वो मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं वो अपना निजी प्रैक्टिस करना बंद करें। तो निश्चित रूप से एक सुनियोजित विचार है कि कम से कम वो सरकार का अगर सब कुछ पाता है तो हमारे सर निश्चित ही रूप से मेरा भी कहना है कि गुणवत्ता में सुधार होगी जब डॉक्टर जो डॉक्टर अगर निजी क्लिनिक खोले हुए हैं और सरकारी में भी डॉक्टर हैं
तो अमूमन है वो सरकारी डॉक्टर रहते हुए वो अपने निजी क्लिनिक के बारे में बोल देते हैं मेरा निजी क्लिनिक है वहाँ है, तो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे क्लिनिक को बंद होना चाहिए जो कि आप सरकारी सेवा भी दे रहे हैं और निजी सेवा भी दे रहे हैं और साथ ही साथ सुपौल के विकास के लिए सहरसा जिले का एक बहुत बड़ा जिला है। यह क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टिकोण से क्षेत्रफल में सहरसा से भी बड़ा जिला है सुपौल जिला। सरकारी डॉक्टर के पद पर रहते हुए डॉक्टर लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरा उनको प्रणाम है कि वे जनता की भावना को देखते हुए इलाज में काम करें। पैसा कोई कफन में लपेट करके नहीं ले जाएगा, चाहे वो करोड़ों कमाए, वो पैसा यहीं रह जाएगा, चाहे डॉक्टर हो या फकीर। लेकिन उसकी भी एक ईमानदारी जाएगा कि नहीं डॉक्टर ईमानदार है और ठीक ढंग से इलाज कर रहा है। ये सर्टिफिकेट किसी को जल्दी नहीं मिलता, इसलिए मेरा उनसे भी अनुरोध है कि अपने ईमान को, अपनी ईमानदारी को दुरुस्त करें और लोगों की सेवा भाव में लग जाएं। सेवा भाव ही लोगों को महान बनाता है। डॉक्टर लोग तो भगवान होते हैं। जी जी, धरती का दूसरा गॉड, दूसरा ईश्वर डॉक्टर को कहा जाता था। डॉक्टर से पहले लड़ाई नहीं होती थी, आज लेकिन निजी क्लिनिकों में सर तोड़ फोड़ मच जाती है। डॉक्टरों को अब सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। कई हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षा मांग रहे हैं। आखिर सुरक्षा वो क्यों मांग रहे हैं, ऐसा क्यों गिरावट आया है उनके पैसे में? ये थोड़ा सा आप थोड़ा एक बार एक शब्द के रूप में आप कहें, क्या कारण है? असल में डॉक्टर जी लोगों का काम है कि जो रोगी है, जो जिसको इलाज की ज़रूरत है, उसको हमदर्दी चाहिए। और आज के डॉक्टर इस तरह से बात करेंगे कि उल्टे रोगी को टेंशन बढ़ जाता है। हाँ। और वो एजिटेटेड हो जाता है डॉक्टर के प्रति, जबकि डॉक्टर का यह कर्तव्य नहीं होता है। सर कई जगह हमने ये भी देखा है कि लाश मतलब आपका मरीज मर गया लेकिन आपके मरीज को जिंदा कहते हैं। निजी क्लिनिकों की स्थिति ये बन गई है। और आप गरीब हैं, ज़मीन बेच के जहाँ से लाइए, आपको पैसा देना है। आपके घर में बीमार है, आप ज़मीन बेचिए, बनकी लग जाइए, आप बिक जाइए, लेकिन डॉक्टर साहब को पैसा चाहिए। ऐसी स्थिति के कारण मैं समझता हूँ कि ये गिरावट में ये भी एक कारण रहा होगा। और रही बात सरकार की, जहाँ तक नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार का मंशा तो अभी तक है विकास का, लेकिन एक राजीव गांधी एक समय कहे थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, यहाँ 10 पैसा पहुँचता है, 15 पैसा पहुँचता है। तो कमोबेश स्थिति आज भी सरकारी संस्थाओं की यही रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज अगर पैसा भेजता है जी, तो केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, मोदी सरकार, कि 100% उस लोगों को मिल जाता है। चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे छात्रों का छात्रवृत्ति का सवाल हो, एक पैसा भी कट नहीं होता है। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, हर जगह लोगों को पैसा मिल रहा है। नहीं, तो आपका सर ये सुधार हुआ है। हाँ। लेकिन ये सुधार होनी बाकी है सर। आपको हम कुछ उदाहरण जैसे देते हैं कि अगर जो सरकारी कुछ योजना है, कुछ योजना जो करते हैं, ठेकेदार करते हैं या कोई भी करते हैं, अफसर जो है बहुत सारी दलाली करते हैं, उसमें अफसर जो है ठेकेदारों से लेते हैं। इस कारण से कई पुलिया भी ध्वस्त होता है। आपकी सरकार में पुलिया भी गिरा है और कई इंजीनियर इसमें दोषी पाए गए हैं और इससे सरकार की बड़ी फजीहत हुई है। इलेक्शन के पीरियड में ऐसा हुआ है कि आपका पुलिया गिरा है। ऐसे इंजीनियरों पर क्या लगाम नहीं लगना चाहिए? यह सरकार को हम दोषी नहीं कहें। सरकार को दोषी सरकार भी है, क्योंकि सरकारी काम हो रहा है, सरकार के द्वारा भुगतान हो रहा है। कोई इंजीनियर या कोई पैसा तो ऊपर आसमान से नहीं टपकता है। पैसा तो लगता है जनता की गाढ़ी कमाई ही उसे दिया जाता है। इसलिए सरकार ने इंजीनियरों पर भी बहुत बड़ा लगाम कसने का काम किया है। और अगर इस तरह की घटना अब होती है, पुल गिर जाता है, समय से पहले सड़क खराब हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि ये गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी साहब ने कहा है और ये कि कहीं भी रोड पर गड्ढा मिले तो उसको तुम मेरे व्हाट्सएप पर भेजो।
वो आज भेजोगे कल उसकी सर लेकिन एक बात है, लेकिन आपके सरकार में लाल फीताशाही अफसरशाही बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज जो है भले ही ईडी का छापा भी बहुत पड़ रहा है, लेकिन आपका अफसरशाही जो है, अफसर तंत्र जो है आपका लाल फीताशाही जो है यह भी हावी हो चुका है। पिछली सरकार को हम जंगल राज की संज्ञा अगर देते हैं तो आज आपका लाल फीताशाही जो है जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। उनके घरों में सोने के बिस्कुट और अवैध ढंग से रुपये अर्जित किए हुए मिलते हैं। ईडी सीडी जो है अभी के दौर में एकदम पूरा अथी पर है, माने कहा जाए क्या कहें, पीक पे है। अभी भ्रष्टाचार को जो है मुद्दा बनाया जा सकता है। यह भ्रष्टाचार जो है सरकार विकास सोच रही है, लेकिन नीचे तबका में जो है सरकार का लगाम और नियंत्रण कंट्रोल थोड़ा ढीला पड़ गया। नहीं, बिहार में इस मामले में ये हुआ है कि इसमें थोड़ी कमी आई है और सरकार भी अलर्ट है। हमारा चाहे ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, वो काम परफेक्ट कर रहा है। क्योंकि आपके दिमाग पर अगर बगल में कलकत्ता है, बंगाल है, उसका कोई छाप पड़ा है तो उस दृष्टि से ठीक है कि वहाँ पर तो ये बोड़ा रुपया मिलता है, फिर भी वहाँ की मुख्यमंत्री जो है उसको बधाई देता है कि हमारा मंत्री कुछ नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। बिहार में लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर मिलता है तो जम करके कार्रवाई होती है। सर मैं, आप तो बंगाल पे चले गए, मैं तो बिहार की बात कर, लेकिन मैं बंगाल पर भी आपसे क्वेश्चन करूंगा। सर ममता जी जो है वो तो हम तो समझते हैं सर, ममता जी जो है गणतंत्र को अपने हाथ में ले ली है। वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दुहाई दे रहे हैं और कहते हैं ना दीदी पे भारी पड़ गया ईडी। आज ईडी जब जो जा रहा है परिवर्तन निदेशालय, अगर उनके किसी सहयोगी के पास अपना लेके जा रहा है, हवाला कांड हुआ या जो भी कांड हो, कोयला की रिपोर्ट के लिए, कोयला घोटाला हुआ, उस भ्रष्टाचार के बारे में पता लगाने के लिए, उसके फाइल का जांच करने के लिए जाती है, तो ममता बनर्जी खुद उठ के आती है। ममता बनर्जी एक अपने प्रशासन का या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस पर जो है उस छापामारी को रोकने का प्रयास करती है और वहाँ का फाइल लेके चुरा के या किसी भी अपने प्रभाव दिखाकर अपना जो है प्रभाव के माध्यम से वह जो है इस क्षेत्र पर माने वहाँ से कागज लेके फरार हो जाती है। तो क्या यह सरकार, आपकी जो सरकार है, क्या आपकी सरकार कमजोर है? क्या आपकी सरकार में यह दम नहीं है कि इस ऐसे जो है कोई सीएम से जो है उसका पद का गरिमा को आपने बनाए रखे और अपने पद का सही उपयोग करे, दुरुपयोग ना करे? देखिए, सबसे पहले है कि श्रीमती ममता जी जो है वो मुख्यमंत्री बहुत दिनों से हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक वहाँ की बात बंगाल की, तो बंगाल में तो पहले भी हम लोगों की, चूँकि यहाँ इस बार या 2 बार से प्रयास हो रहा है कि बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन जो भी बंगाल में हुआ है ये ममता दीदी की सरकार में, तो ममता दीदी का हर मामला कोर्ट में है। सीबीआई के साथ उन्होंने क्या किया है, ईडी के साथ उन्होंने क्या किया है, अभी जो मामला हुआ है वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में है। जब कोर्ट में है तो इस मुद्दे पर हम लोग कुछ बोल भी नहीं। सर एक बात और है, एक प्रश्न आपसे और करेंगे। देखिए सर, या आपको जानकारी में हो नहीं, फिर भी मैं बिहार से थोड़ा आगे एक शब्द और जा रहा हूँ कि बंगाल में जो है घुसपैठिए की और घुसपैठिया के मुद्दा पर यह ममता सरकार जो है लेफ्ट के विरोध में आई थी। तो ये ममता दीदी वो जो लाई थी घुसपैठ के खिलाफ में, आज घुसपैठिए उसके वोटर बन गए हैं। आज जो है शरणार्थी आ रहे हैं, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये शरणार्थी जो है किसी देश से भगाए जाते हैं, हमारे देश के ही वासी पहले थे, शरणार्थियों का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या घुसपैठियों का भी स्वागत होना चाहिए? क्या ममता जी को बदलना नहीं चाहिए? ये परिवर्तन का नारा लेके आई थी, आज खुद परिवर्तित हो गए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। ये ममता जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पर जो है ऐसे स्टेट में चुनाव होकर ऐसे सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये जो भी होगा वो नियम कायदे से होगा, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और उस सरकार का अब समय सकाल भी नज़दीक आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में यह सारा मामला है, इसलिए इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं।
क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं और बंगाल की बात तो दीदी जाने। सर देश में तो रहते हैं सर, एक देश से जुड़ी एक मुद्दा, एक सर आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सर, महाराष्ट्र की एक समस्या है। ओवैसी साहब बोले, हमने सुना, हमें पता लगा कि ओवैसी साहब बोलते हैं कि हिजाब वाली, बुर्के वाली को मैं यहाँ का मेयर बनाऊंगा और वजीरे आला भी बनेगी, यानी मुख्यमंत्री भी बनेगी महाराष्ट्र की, और वजीरे आजम भी बनेगी बुर्के वाली। ये क्या यह तुष्टीकरण को नहीं दर्शाता है? और ऐसे नेताओं के लिए क्या सरकार के पास कोई कानून है? जब वो बाबा साहेब अम्बेडकर की दुहाई देते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बोलने का अधिकार देता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, लेकिन सर एक बात है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, लेकिन आपको कायदे में रहना भी सिखाती है मेरा संविधान। तो क्या आप जो है, अगर किसी समुदाय विशेष को आगे करके समुदाय विशेष के बारे में कहकर कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, यही, क्या आप अगर आप 20% हैं और अगर ऐसी बातें करते हैं तो आपको आपके जैसे राजनीतिक सोच वालों पर क्या लगाम नहीं लगाया जाए? क्या ऐसे व्यक्ति राजनीति में अच्छी राजनीति के लिए अच्छा परिभाषा प्रस्तुत कर सकते हैं? सवाल है कि ओवैसी साहब जो बोलते हैं और वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं और उस इलाके से वो आते हैं जहाँ पर बाहुल्यता एक समुदाय की अत्यधिक है और उनको वही लगता है कि सारा दुनिया है, सारा चीज़ है। तो उनका नज़रिया जो है, पता नहीं कि किस तरह की बात वो करते हैं, लेकिन करते हैं तो वो उनका अपना राजनीतिक है। हम लोगों को इन बातों में कोई दम नहीं लगता है और ओवैसी साहब कुछ भी बोल ले, क्योंकि उतना नोटिस लेना संभव नहीं है सरकार को भी और हम लोगों के पास नहीं सर, एक बात है, अब तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, देखिए हम लोगों में एक बात जरूर है, हिंदूवादी छवि में उदारवादी छवि है। आपने जैसे बोला नोटिस नहीं लेना है, लेकिन कोई भावनाओं को भड़काए और देश में सांप्रदायिक दंगा कराने का प्रयास करे, ऐसे नेताओं के बारे में हम लोगों को जरूर सोचना है और यह विचारणीय तथ्य है। यह जो आप इसको सिरे से खारिज नहीं करें, समय फैसला कर देगा। नहीं, समय फैसला नहीं करना, हम लोगों को, आप लोगों को आगे आना होगा, सब पहल करना होगा। समय वही न कहे कि आगे भी आने की जरूरत होगी, तो रुकने वाला कौन है? ठीक सर, आपने मेरे चैनल को इतना समय दिए, और ये थे जुझारू जेपी सेनानी भी रह चुके हैं और किसी समय में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और युवा जिला अध्यक्ष भी थे, और ये अपने क्षेत्र के नगर निकाय के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। ऐसे प्रतिनिधि का आज हमको मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ, इनसे बहुत सारी बातों का साझा किया। इनको हमने बोला कि आप अपने मेरे चैनल के माध्यम से मेरे चैनल को के बारे में थोड़ा शुभकामनाएँ भी दें, और आपके हम ऐसे मुद्दों के बारे में उठाते रहेंगे। तो श्याम पोद्दार जी ने मुझे समय दिया है, इनके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। मेरे चैनल को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे चैनल को क्या कहना चाहेंगे? डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार, ये चैनल बहुत ही कम समय में एक अच्छा लोगों के साथ या नेताओं के साथ सकारात्मक भाव को रखते हुए काम कर रही है। आशा है कि आने वाले दिनों में यह चैनल बहुत अधिक से अधिक काम करेगा। ठीक है सर, शुभकामना। जय हिंद, जय बिहार।